सुप्रीम कोर्ट के कार्य और शक्तियां, यानी कि उच्चतम न्यायालय के कार्य और शक्तियां। उच्चतम न्यायालय के कार्य और शक्तियों में 7 शक्तियां हैं। पहली है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरी है परामर्शी क्षेत्राधिकार, तीसरी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा है मूल अधिकारों का संरक्षण और पांचवी अधिकार या पांचवी शक्ति है संविधान का संरक्षण करना और छठी है अभिलेख न्यायालय की शक्ति और सातवां है अपनी अवमानना के लिए दंड देना। अब इनकी समझते हैं सभी की व्याख्या। तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है या ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है या ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है एकल क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकल क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकल क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, कोई अन्य कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो या 2 राज्यों के बीच में विवाद हो या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, उसके अलावा किसी भी अन्य कोर्ट में नहीं की जाएगी। इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का एकल क्षेत्राधिकार। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसमें ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई या तो हाई कोर्ट भी कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी कर सकता है उनको बोलते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। जैसे उदाहरण के लिए मूल अधिकारों से संबंधित मामले। अगर कोई ऐसा मामला है जो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला है, तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एकल और समवर्ती। अब दूसरी शक्ति है परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143। परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। इसमें भी 2 प्रकार का है, 143(1), 143(1) और 143(2). 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान या किसी कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से यानी कि उच्चतम न्यायालय से कोई भी सलाह मांग सकता है। इस मामले में सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। यह हो गया अनुच्छेद 143(1). दूसरा है अनुच्छेद 143(2). इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से ऐसी संधि या समझौतों के संबंध में सलाह मांगता है जो संविधान के लागू होने के पहले के हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से ऐसे संधि या समझौतों के संबंध में सलाह मांगता है जो संविधान के लागू होने से पहले के हैं। तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होता है, सलाह देना आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह माने या ना माने ये राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले सुने जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर मामले ऐसे आते हैं जिनमें अपील की गई होती है, यानी कि वो केस पहले से या तो अधीनस्थ न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में सुने जा चुके होते हैं। वही मामले फिर कहां पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार प्रकार के मामले आते हैं। पहला है संवैधानिक मामले, दूसरा है सिविल मामले, तीसरा है फौजदारी मामले और चौथा है विशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक मामले। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में चल रहे किसी भी संवैधानिक मामले की सुनवाई कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामले की सुनवाई तभी करेगा जब इसके लिए हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय एक विशेष प्रमाण पत्र बना करके दे और उसमें यह प्रमाणित करे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सुनने के लायक है। तो ये हो गया संवैधानिक मामले या संवैधानिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है दीवानी या सिविल मामले। सिविल मामले के अंतर्गत जैसे विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार आदि मामले आते हैं, तो इनकी अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सिविल मामले सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास में। तीसरा है फौजदारी मामले।
फौजदारी मामलों की भी अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फौजदारी मामले यानी कि जैसे कि किसी की हत्या कर देना या चोरी करना। तो जरूरी नहीं है कि सभी फौजदारी मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन एक कंडीशन है जो जिसमें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर अगर हाई कोर्ट ने किसी दोषी को अगर फांसी की सजा दे दी है यानी कि मृत्युदंड की सजा दे दी है, तो ऐसा मामला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उसकी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से होगी। चौथा है विशिष्ट क्षेत्राधिकार। यदि ऐसा कोई मामला जो विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को इकट्ठा करके अपने पास मंगवा सकता है, ताकि उन सभी मामलों की एक जगह सुनवाई की जा सके। इसके लिए न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करनी पड़ती है, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये हो गया विशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो ये और हमारा हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की चौथी शक्ति है मूल अधिकारों का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में उपचार मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे अवश्य उपचार प्रदान करता है, यानी कि उसके मूल अधिकारों के उल्लंघन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अवश्य करता है। पांचवी शक्ति है संविधान का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। यदि विधायिका या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है या ऐसा संविधान संशोधन करती है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उस कानून या संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ऐसा कानून या संविधान संशोधन रद्द माना जाता है, वह संविधान का हिस्सा नहीं होता। शक्ति है अभिलेख न्यायालय की शक्ति। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जिसकी समस्त कार्यवाहियां लिखित रूप में होती हैं और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में लागू की जाती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे वो लिखित रूप में होंगे और वो पूरे भारत क्षेत्र में लागू होंगे। इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। यानी कि अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जिसकी समस्त कार्यवाहियां लिखित रूप में होती हैं, रिकॉर्ड के रूप में होती हैं तथा जो साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। किसके द्वारा? अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा। तो ये हो गई अभिलेख न्यायालय की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं, क्योंकि दोनों की कार्यवाहियां लिखित रूप में होती हैं और अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होती हैं। उच्चतम न्यायालय की अंतिम शक्ति है अपनी अवमानना के लिए दंड देना। 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम बनाया गया था। 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को अपनी अवमानना करने पर दंड देता है। अवमानना दो प्रकार की होती है, एक होती है सिविल, दूसरी होती है फौजदारी। सिविल और दूसरी अवमानना है फौजदारी। सिविल और फौजदारी। सिविल अवमानना का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दिए गए वचन को भंग करना, और फौजदारी अवमानना का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बोल करके या लिख करके न्यायालय की इस प्रकार आलोचना करे कि वह न्याय में बाधा उत्पन्न करती है या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करती है, तो वो हो जाएगी फौजदारी अवमानना। न्यायालय दोनों ही प्रकार की अवमाननाओं के लिए दंड देता है। वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की सिविल या फौजदारी किसी भी तरीके की अवमानना करता है तो उसको अधिकतम 6 महीने की जेल हो सकती है या 2000 रुपए जुर्माना हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकतम 6 माह की जेल हो सकती है और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो यह हो गई सुप्रीम कोर्ट की कार्य और शक्तियां।